हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 4 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ इसी चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले वीडियो में हम लोग ने लाइफ स्पैन को समझा था। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। थर्ड वीडियो में फाइनली हमने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। फोर्थ वीडियो में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव भी अभी तक जितने पढ़ा था 3 वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट कर लेते हैं। आज फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है समझेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके हिंदी में? लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individual of the opposite sex। समझिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जो फॉर्मेशन जो होता है उसमें या तो वो फॉर्मेशन होता है सेम इंडिविजुअल से या वो फॉर्मेशन होता है डिफरेंट इंडिविजुअल से ऑफ द अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स में इससे पहले ही मैं 2-3 लेक्चर में बता दिया था कि अपोजिट सेक्स कहने का मतलब है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। यहाँ पे 2 पेरेंट्स का बात हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि गैमेट वर्ड जो है, ये गैमेट है क्या आखिर? हम लोग गैमेट तो पढ़ते हैं लेकिन गैमेट्स है क्या? गैमेट्स वह सेल, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दिया हूँ कि वह सेल होता है जिसमें यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो गैमेट्स क्या होता है कि वैसा सेल होता है जिसमें यंग वंस को प्रोड्यूस करने का मतलब कैपेबल होता है, मतलब क्षमता होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम इंडिविजुअल का क्या मतलब है। यहाँ पे सेम इंडिविजुअल आया है आपको और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल है। तो इस दोनों का मतलब क्या है वो समझिए। सेम इंडिविजुअल मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हमको एक ही इंडिविजुअल में मेल गैमेट भी मिल जाएगा और फीमेल गैमेट भी मिल जाएगा। जबकि डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या होता है कि जैसे मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट में क्या होगा कि हमको मेल गैमेट मिलेगा मेल पेरेंट से, फीमेल पेरेंट में क्या होगा कि हमको फीमेल गैमेट मिलेगा। तो अब आप ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए समझते हैं क्या लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी सेम इंडिविजुअल आपको समझा दिया कि क्या है, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी समझा दिया ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो आई थिंक अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि दीज गैमेट्स मतलब हमने मेल गैमेट पढ़ा, ऊपर वाले ने देखा, और फीमेल गैमेट देखे। तो ध्यान रखिएगा कि मेल गैमेट से जो होता है वो स्पर्म और फीमेल गैमेट से जो होता है वो ओवम निकलता है। ठीक है, तो मेल गैमेट से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट से ओवम प्रोड्यूस होता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब ध्यान दीजिए, फिर जाइगोट बन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर क्या होता है, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग या फिर बेबी प्रोड्यूस होता है, बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन समझिए क्या बोल रहा है कि दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑफ स्प्रिंग। कि ये गैमेट्स जो है ये फ्यूज करके जाइगोट को फॉर्म करता है। फिर जाइगोट से क्या होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। तो वही मैं यहाँ पे बताया था कि मेल गैमेट से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, फीमेल गैमेट से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट से क्या बनता है, फर्दर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से बेबी बनता है। अब ऐसा नहीं कि ये होता है, इसके भी अंदर बहुत सारे ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो है अच्छे से समझेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज एन इलेबोरेट कम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, फास्ट प्रोसेस था लेकिन वो सिंपल था। मैं ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? जो बच्चे ऑब्जेक्टिव देखे होंगे वो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए क्या बोला कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इलेबोरेट है, कम्प्लेक्स है, ज़्यादा जटिल है, स्लो प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हमने वहाँ पे देखा कि फ्यूजन हुआ मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, जिससे जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना,
एम्ब्रियो से क्या बना, एक नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमॉन्ग्स्ट देमसेल्फ। ध्यान दीजिए इस लाइन को कि जब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट उस रिजल्ट से क्या हुआ कि एक ऑफ स्प्रिंग बना। हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट से क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना, बेबी बना। वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट के जैसा, समझे ना। चलिए अब आगे लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑर्गेनिज्म्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई आर डिफरेंट इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, बट when it comes to sexual mode of reproduction they share a similar pattern। ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है या फिर आप फंजाई को भी ले लीजिए, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी ये सब क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इनका जो मैनर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो सेम है, वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। सेम पैटर्न मतलब क्या कि मेल गैमिट हुआ फिर फीमेल गैमिट हुआ, मेल गैमिट से स्पर्म निकला, फीमेल गैमिट से क्या हुआ, ओवम प्रोड्यूस हुआ, दोनों आपस में फ्यूज किए, फिर जाइगोट बने, एम्ब्रियो बने, फिर जाके बेबी प्रोड्यूस। तो ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो है हम लोग 3 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये 3 फेजेज जो है समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। खास करके बोर्ड में तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपको बोल देगा कि डिफरेंस बताने के लिए कि जुवेनाइल फेज में क्या डिफरेंस है, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज में, तीनों फेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जुवेनाइल फेज जो होता है हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और वेजिटेटिव फेज जो होता है वो हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। समझें, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जुवेनाइल फेज के लिए हम लोग जुवेनाइल फेज को हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव फेज को हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वो जानते होंगे कि लाइफ स्पैन हम लोग किसको कहते थे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे वो जानते होंगे कि लाइफ स्पैन हम किसको बोलते हैं, कि नेचुरल बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो पीरियड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि एक लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का मान लिया हूँ। तो लाइफ स्पैन में क्या होता है कि 3 स्टेज होता है। पहले जुवेनाइल फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर सेंसेंट फेज आता है। अब समझेंगे हम लोग कि जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है और सेंसेंट फेज क्या होता है। देखिए जुवेनाइल फेज जो होता है वो होता है ग्रोइंग फेज, मतलब उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ग्रोइंग फेज है ये। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोले, रिप्रोडक्टिव फेज बोल दिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये जो क्या दिखा रहा है आपको, सेंसेंट फेज दिखाई दे रहा है। सेंसेंट फेज ही मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान दिए डेथ, ये लास्ट फेज होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बींग ले लो, एनिमल्स ले लो, किसी का भी, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब ग्रोथ डिक्लाइंस, और ग्रोथ जो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे से समझते हैं और जुवेनाइल फेज का डेफिनेशन को समझते हैं। अगर आपको बोर्ड में पूछ देगा कि जुवेनाइल फेज क्या है तो आप लोग क्या लिखोगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जुवेनाइल फेज आखिर है क्या, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, इट इज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। ध्यान दीजिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक सर्टेन स्टेज पे जाके वो लोग ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है अपने लाइफ में। रिप्रोडक्शन करने से पहले, जैसे यहाँ पे मैं बोला था कि ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का बात हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। ये फेज एक्चुअली है किसका, ग्रोथ का, इसलिए मैं यहाँ पे इजी वेस्ट में लिखा दिया था कि ग्रोइंग फेज है। तो ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। याद रखिएगा कि जुवेनाइल फेज जो है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। और वही अगर वेजिटेटिव, बात दोनों का सेम है, जुवेनाइल फेज वेजिटेटिव फेज इक्वल ही है, लेकिन जुवेनाइल फेज हम लोग एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे और वेजिटेटिव फेज जो है हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रिप्रोडक्ट, हमने वहाँ पे जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज देख लिया था। अब हम लोग समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, वो ध्यान दीजिए। रिप्रोडक्टिव फेज होता क्या है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज, जब जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज खत्म होता है तब क्या होता है, शुरुआत होता है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का, जो कि ईजिली हायर प्लांट्स में हमको दिखाई देता है। हायर प्लांट्स में कब दिखाई देता है, जब वो हायर प्लांट्स फ्लावर्स देने लगता है तब। ठीक है। अब सेंसेंट फेज क्या होता है, सेंसेंट फेज में आपको बताया था पहले, यानी इसमें जो होता है ग्रोथ होना बंद हो जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो यानी एक्चुअली डेथ का पीरियड है। द पीरियड वेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड एंड लॉस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करना जो होता है वो बंद कर देता है। अब हम लोग को यहाँ पे ये 3 टर्म जो है अच्छे से समझने हैं। एनुअल आगे के जो भी पॉइंट्स जो है समझने के लिए ये 3 चीज़ को समझना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको एक टर्म आएगा यहाँ पे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। समझ रहे हैं, ये 3 वर्ड का मतलब समझिए। एनुअल मीन्स होता है 1 ईयर, बाइनियल मीन्स होता है 2 ईयर और पेरिनियल मीन्स होता है मोर देन 2 ईयर्स, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लाइफ साइकिल लास्ट्स ओनली इन 1 ईयर। एनुअल प्लांट वो होगा जिसका लाइफ साइकिल जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 साल में वो प्लांट्स एक ही बार फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि दे ग्रो फ्रॉम सीड ब्लूम्स रिप्रोड्यूस सीड्स डेथ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सीड से ग्रो करता है कोई भी प्लांट, फिर फ्लावर देता है, फिर सीड को फिर प्रोड्यूस भी करता है और फिर जाके फाइनली डेथ होता है। तो ये लाइफ साइकिल एक्चुअली प्लांट्स में चलते रहता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि प्लांट्स द एनुअल बाइनियल टाइप्स। अभी आप लोग समझ गए कि एनुअल और बाइनियल टाइप्स क्या होता है। मैं ऊपर इसलिए समझाया था क्योंकि ये यहाँ पे आने वाला था। मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बस आप लोग वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा तभी समझ में आने वाला, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, जो एनुअल या फिर बाइनियल टाइप्स यानी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, वो सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। इसमें हम लोग को अच्छे से वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो अब पेरिनियल स्पीसीज है, यानी कि 50 साल में, 100 साल में एक बार वो जो होता है प्लांटेड फ्लावर उसमें होता है, तो उसको हम लोग कैसे उसमें हम देख पाएंगे वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव, सेंसेंट फेज, तो उसको चेक करना जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। इस फेजेस को जो होता है वो उतना आसान नहीं है डिफाइन करना है पेरिनियल स्पीसीज में। याद कौन से स्पीसीज में, पेरिनियल स्पीसीज में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिसमें कि फ्लावरिंग फिनोमेनन जो होता है, आगे देखते हैं इस आगे लाइन में क्या लिखा हुआ। लाइफ साइकिल लास्ट्स ओनली, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे ग्रो फ्रॉम सीड ब्लू। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ये दोबारा पेज ले लिया था मैंने। हम लोग यहाँ तक समझ गए थे ना, हाँ अब यहाँ से समझना है कि इफ़ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन सम ऑफ देम टर्म सच एज बम्बू स्पीसीज। ध्यान दीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके फ्लावरिंग का जो होता है ना एज बहुत ही ज़्यादा काफ़ी डिफरेंस। जैसे आप यहाँ पे अगर बम्बू स्पीसीज़ का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो बम्बू स्पीसीज जो है वो फ्लावर को पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार प्रोड्यूस करता है, वो भी कब, 50 से 100 साल में एक बार। अब ध्यान दीजिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार और से लाइन को देख लेते हैं कि बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। 50 से 100 साल में क्या होता है, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है यानी फ्रूट्स देता है और वो जाके फिर डाई हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है नीट एग्जाम में भी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। एक एग्जाम्पल और है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। क्या चीज़, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा कि फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स जो होता है 12 साल में एक बार होता है। फ्लावर्स क्या होता है, 12 साल में एक बार आता है। अब देखिए, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर। एक बार जो है 12
देखिए ये प्लांट कौन सा है, स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना, सॉरी कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये 12 साल में एक बार प्लांट्स को देता है। तो 2006 में सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरंजी बोलते हैं, इन्होंने फ्लावर दिया था। तो अब 2006 में दिया था, 12 ही साल इसमें ऐड कर दो तो 2018 में दिखा होगा एक बार फ्लावर्स, ठीक है। तो अब जो फिर 12 साल इसमें ऐड करेंगे तो कब दिखाई देगा, 2030 में दिखाई देगा। इसमें मैं एक वीडियोस बना दूंगा, देखते हैं इसके अगर फ्लावर्स नेटवर्क पे, इसके जो लीव्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं, अगर वो दिखेगा ना तो हम लोग वीडियोस देखेंगे, उस पर बनाने का कोशिश करेंगे। खैर वो सब तो बाद की बात है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ध्यान दीजिए, इसका फ्लावरिंग जो फ्लावर जो होता है ना, मतलब स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे हिली एरियाज़ में फैल जाता है। ये जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, इन स्टेट्स का नाम अच्छे से याद रखिएगा। पूछता है कि कहाँ कहाँ स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरंजी बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पे देखा जाता है इंडिया में। तो ध्यान, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। और ये इसका जो फ्लावर्स जो होता है, इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू विल नोटिस दैट, ये एनसीईआरटी का एक लाइन है यहाँ पे कि यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लाइंग इन नेचर ले एग्स ओनली इन सीजनली। ध्यान दीजिए, जो भी बर्ड्स नेचर में जो रह रहे हैं वो सीजन के हिसाब से एग को प्रोड्यूस करता है, मतलब एग देता है, ठीक है। कैसे, हाउएवर कैसे, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमंस में क्या कर रहा है कि बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जिस बर्ड को हम लोग कैद करके रखते हैं, कैप्टिविटी में से होता है कैद करके रखना, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स में हम लोग करते हैं, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या होता है, हम लोग सालों तक मतलब क्या करते हैं, इनसे एग प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इस केस में हम लोग रिप्रोडक्शन से मतलब ले एग के लिए नहीं रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो होता है इससे एग्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये एक्सेसरी डक्ट्स आ रहा है आप लोग को, ओवरीज आ रहा है, तो इस सब को अच्छे से हम लोग जो है हॉर्मोन्स आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सा होता है, ओवरीज के पूरे फंक्शन सबको अच्छे से समझेंगे। तो ये एक तरीके से आप मानिए ना कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है ये पूरे ये इस यूनिट का। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ही, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, डिटेल में हम लोग जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस। जो भी मैमल्स है, फीमेल मैमल्स है, उसमें साइक्लिकल चेंज होते रहता है, ओवरीज में, एक्सेसरी डक्ट्स और हॉर्मोन्स में ड्यूरिंग कब, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज रहता है तब, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्या लिखा है कि द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस। ध्यान दीजिए, सेम वही लाइन है ना, हाँ सेम वही लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग स्किप करते हैं, सेकेंड लाइन पे चलते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक कॉज, सीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स है, जैसे कि कॉज, सीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एक्सेट्रा, इस सब में भी साइक्लिकल चेंज होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को नॉन प्राइमेट्स में जो होता है हम लोग को क्या ओस्ट्रस साइकिल्स दिखाई देता है। और नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, तो कॉज, सीप्स होता है, रैट्स होता है, डियर्स होता है, डॉग्स होता है, टाइगर्स होता है, ये सब क्या हुआ, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है, ओस्ट्रस साइकिल दिखाई देता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन प्राइमेट्स में क्या, जैसे कि मंकीज, एप्स, ह्यूमंस है ना, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें हम लोग को दिखाई देता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन कौन, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन
इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स आखिर हम कहते किसको हैं? तो बहुत सारे मैमल्स हैं जो कि नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशन है, उसमें ये मतलब जब भी वो रिप्रोडक्श करता है तो एक सीज़न, फेवरेबल सीज़न में करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। जबकि एक दूसरा है कि मेनी ऑफ अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज इन पे सीजन का इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे ठंडी गर्मी, मतलब कभी भी ये लोग जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं, समझे? तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये दोनों एनसीईआरटी का ही लाइन है। हो सकता है आपको बोर्ड में पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे। तो ये दोनों आप जो है यहाँ से यहाँ तक आंसर आप आराम से लिखेंगे, आपको पक्का 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। प्लांट्स और एनिमल्स में ये हॉर्मोन्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल करता है तीनों फेज में। 3 फेज कौन कौन से? वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। वेजिटेटिव फेज बोल लो या फिर जुवेनाइल फेज बोलो, बात बराबर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे कुछ रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को समझेंगे अच्छे से। अगर आपको कहीं भी भाई समझने में प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करो, हो सकता है मैं उस कमेंट को ज़रूर जवाब दूंगा, मैं श्योर करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।